आज हम आपको बताएंगे कि सैलरीड एम्प्लॉय अपना रिटर्न खुद कैसे भर सकते हैं। सबसे पहले आप इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in पर जाएं। कंटिन्यू टू होम पेज पे क्लिक करें। लॉगिन हियर पे क्लिक करें। यहाँ पे यूजर आईडी डालें। ये यूजर आईडी आपका पैन कार्ड नंबर होता है। अपना पासवर्ड डालें। कैप्चा कोड डालें। लॉगिन पे क्लिक करें। आप सबसे पहले अपनी इनकम की डिटेल्स नोट कर लें। उसके लिए सबसे पहले माय अकाउंट पे जाइए और वहां व्यू फॉर्म 26AS टैक्स क्रेडिट पे क्लिक करें। कंफर्म बटन पे क्लिक करें। अब आई एग्री को सेलेक्ट करके प्रोसीड पे क्लिक करें। अब व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS पे क्लिक करें। अब असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करें। हम फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए भर रहे हैं तो असेसमेंट ईयर 2021 सेलेक्ट करें। व्यू एज में HTML सेलेक्ट करें और व्यू डाउनलोड पे क्लिक करें। अब आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें। अब आप देखेंगे कि यहाँ आपको अपने एम्प्लॉयर से जितनी सैलरी मिली है वो दिख रही है और जितने भी बैंकों में आपके फिक्स डिपॉजिट हैं उसका अमाउंट आपको यहाँ दिख रहा है और उस पर कितना TDS कटा है वो भी आपको दिख रहा है। इन सबको आप अपने पास नोट कर लें। अगर आपने कोई एडवांस टैक्स भरा है तो आप थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करें तो आपको पार्ट C डिटेल्स ऑफ टैक्स पेड अदर देन TDS और TCS में आपका वो टैक्स पेमेंट भी आपको दिखाई देगा। इसको भी आप अपने पास नोट कर लें। अब आप इस पेज को बंद कर दीजिए। वापस आप डैशबोर्ड पे क्लिक करिए। यहाँ पे आप देखेंगे फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करिए। यहाँ पे आपका पैन नंबर ऑटोमेटिकली भरा हुआ आ रहा है। असेसमेंट ईयर पे जाइए। असेसमेंट ईयर 2021 सेलेक्ट करिए क्योंकि हम फाइनेंशियल ईयर 1920 का रिटर्न भर रहे हैं। ITR फॉर्म 1 सेलेक्ट करिए। फिलिंग टाइप ओरिजिनल रिवाइज रिटर्न सेलेक्ट करिए। सबमिशन मोड प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन सेलेक्ट करिए। नीचे स्क्रॉल करिए। अगर आपने पहले रिटर्न भरा है तो आपके सारे बैंक अकाउंट यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। इनमें से जिस अकाउंट में आपको अपना रिफंड चाहिए उस अकाउंट को सेलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पे पहला वाला सेलेक्ट कर रहा हूँ। अगर आपने पहले रिटर्न नहीं भरा है तो ये ब्लैंक आएगा। ये एंट्रीज आप बाद में आगे जाके चेंज भी कर सकते हैं। आई एग्री सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर दीजिए। ये पॉपअप इसलिए है कि अगर आप ऑनलाइन भर रहे हैं तो आपका नाम इनकम डिटेल्स ऑटोमेटिकली भर के आएंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करिए। आपका ITR फॉर्म खुल गया है। ये ITR 1 सहज फॉर्म है। ये सिर्फ वो इंडिविजुअल्स भर सकते हैं जिनकी इनकम 50 लाख तक है और उनकी इनकम सैलरी से है, 1 हाउस प्रॉपर्टी से है या फिर अदर सोर्सेज जैसे कि सेविंग बैंक का इंटरेस्ट और फिक्स डिपॉजिट से है और एग्रीकल्चर इनकम है 5000 तक। अगर एग्रीकल्चर इनकम 5000 से ऊपर है तो दूसरा फॉर्म भरना पड़ेगा। और अगर इंडिविजुअल किसी कंपनी में डायरेक्टर है या फिर उसके पास कोई अनलिस्टेड शेयर्स हैं तो भी वो ये फॉर्म नहीं भर सकता। यहाँ पे 3 बटन्स हैं। पहला प्रीव्यू एंड सबमिट। जब आप पूरा फॉर्म भर देंगे तब प्रीव्यू एंड सबमिट करके आप अपने फॉर्म को वेरीफाई कर सकते हैं। सेव ड्राफ्ट, इसको आप एंट्री करने के बाद कुछ टाइम बाद सेव करते रहें ताकि आपने जो भी फॉर्म भरा है वो लॉस ना हो। एग्जिट, अगर आपको फॉर्म से बाहर जाना है तो आप एग्जिट पे क्लिक कर दीजिए। अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं ताकि हम आगे प्रोसीड कर सकें। ये है पार्ट A जनरल इंफॉर्मेशन टैब। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें आपका पैन नंबर, नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ,
मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और आपका घर का पूरा एड्रेस भरा हुआ आ रहा है। अगर आपको इसमें कोई फील्ड चेंज करनी है तो आप उसे एडिट कर सकते हैं। अब हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। अब यहाँ पे आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं या आपकी कंपनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है तो ये सेलेक्ट करिए। अगर आपको सिर्फ पेंशन से इनकम होती है तो आप पेंशनर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो अदर्स सेलेक्ट करिए। और अगर ऊपर का कोई भी ऑप्शन एप्लीकेबल नहीं है और आपको फैमिली पेंशन आती है या आप हाउसवाइफ हैं और आपको एफडी से इंटरेस्ट होता है तो आप नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे फाइल्ड अंडर सेक्शन आप यही सिलेक्शन रखिए क्योंकि हम फ्रेश रिटर्न फाइल कर रहे हैं। अगर आपको किसी नोटिस का रिस्पॉन्स देना होता है तब आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। फाइल्ड अंडर सेक्शन में आप देखिए 139(1) सेलेक्टेड है। अभी हम फ्रेश रिटर्न भर रहे हैं इसलिए हम इसी को सेलेक्ट करेंगे। अगर हम लास्ट डेट के बाद रिटर्न भरते हैं तो हमको बिलेटेड 139 सेक्शन 4 सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर हम रिवाइज रिटर्न भरते हैं तो हमको 139(5) सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब देखिए इस बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नया कॉलम ऐड किया है। अगर फाइनेंशियल ईयर 1920 में अगर आपने अपने करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ऊपर डिपॉजिट किया है या फिर आपने फॉरेन कंट्री के टूर पे 2 लाख से ऊपर खर्चा किया है या फिर आप लास्ट ईयर का इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख से ज़्यादा का है तो आपको यहाँ पे येस सेलेक्ट करना होगा। और जो भी क्राइटेरिया आपका मीट करता है उसमें येस सेलेक्ट करके आपको अमाउंट भरना होगा। मेरे केस में कोई भी ऑप्शन एप्लीकेबल नहीं है तो मैं नो सेलेक्ट करता हूँ। अब आप सेव ड्राफ्ट कर दीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ग्रॉस सैलरी डालिए जो आपके फॉर्म 16 में दिख रहा होगा, जो आपको आपके एम्प्लॉयर से मिला होगा। अब इसमें वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स एज पर सेक्शन 17(2) भरिए जो कि आपके फॉर्म 16 में क्लियरली मेंशन होगा। उसके बाद प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी एज पर सेक्शन 17(3) में भरिए जो कि आपके फॉर्म 16 में क्लियरली मेंशन होगा। मेरे केस में दोनों वैल्यू 0 हैं। इसके बाद आपको जो भी अलाउंसेस मिले हों वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, जैसे कि लीव अलाउंस, HRA, ग्रेच्युटी और भी अलाउंसेस हैं जो कि आप इस लिस्ट में से सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरे को HRA मिला है तो मैं यहाँ पे HRA सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपकी नेट सैलरी में से HRA अमाउंट कम हो गया है। अब नीचे स्क्रॉल करते हैं। डिडक्शंस अंडर 16 ये गवर्नमेंट सैलरीड एम्प्लॉयज को 50,000 का बेनिफिट देती है तो वो अपने आप आपकी इनकम में से कम हो गया है। ऑनलाइन भरने में ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली कम हो जाती हैं। अब हम नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं, टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। यहाँ पे 3 ऑप्शंस है, सेल्फ ऑक्यूपाइड, लेट आउट एंड डीम्ड लेट आउट। मेरे केस में लेट आउट है। अगर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो आप सेल्फ ऑक्यूपाइड सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जो मुझे रेंट रिसीव हुआ है मैं वो भरूंगा। टैक्सेस पेड टू लोकल अथॉरिटीज, जो मैंने म्यूनिसिपल टैक्सेस पे किए हैं मैं उसका अमाउंट भरूंगा। और मेरे ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो जाएगा कि मुझे टोटल इनकम कितनी रिसीव हुई है। अगर आपने कोई होम लोन लिया हुआ है तो वो उसका इंटरेस्ट आपको जो भी है वो आप यहाँ पे भर सकते हैं। मेरे केस में 0 है। अब हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। अब हम नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं जो कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। सैलरी और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अलावा आपकी जो भी इनकम है वो आपको यहाँ पे एंटर करनी होगी, जैसे कि इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड। इनकम फ्रॉम डिपॉजिट ऑटोमेटिकली फिल होके आ गया है। आप ऐड पे क्लिक करें। इनकम फ्रॉम सेविंग अकाउंट, ये इनकम बहुत लोग भूल जाते हैं डालना। इसके लिए आप अपनी सारी पासबुक में जितना भी आपको सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट आया हो उसको आप यहाँ पे मेंशन कर दें। अगर आपको इनकम टैक्स रिफंड में कोई इंटरेस्ट मिला होगा तो वो ऑटोमेटिकली फिल होके आ रहा होगा। मेरे केस में नहीं है इसलिए ब्लैंक आ रहा है। अगर इसके अलावा आपको कोई भी इनकम है तो आप एनी अदर सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देके आप अमाउंट डाल दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे तो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम रिफ्लेक्ट हो रही होगी। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, वो है डिडक्शंस। इस साल कोविड सिचुएशन होने की वजह से गवर्नमेंट ने 31 मार्च की डेडलाइन को 30 जून कर दिया है।
इसलिए जो आपके एटीसी के डिडक्शंस हैं उसको आप 30 जून तक फाइल कर सकते हैं। अब हम आते हैं 80C पे। इसमें आपने जो भी लाइफ इंश्योरेंस, पीपीएफ, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में जो भी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं उसका अमाउंट आपको यहाँ पे भरना होता है। जैसे ही आप ये अमाउंट भरेंगे आप देखेंगे कि ये कॉलम एक्टिव हो गया है। अगर आपने डिडक्शंस 31 मार्च के बाद किए हैं तो आपको येस सेलेक्ट करना होगा। मेरे केस में ये नो है, लेकिन येस सेलेक्ट करके मैं आपको शीट भरना बता देता हूँ। अगर आपने एनपीएस में कंट्रीब्यूट किया है या फिर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, आपका कोई कंट्रीब्यूशन पेंशन की तरफ जाता है तो उस अमाउंट को आप यहाँ पे एंटर कीजिए। मेरे केस में ये 50,000 है। अब आपको ये डीआई शेड्यूल भरना पड़ेगा अगर आपने 31 मार्च के बाद कोई भी कंट्रीब्यूशन किया है। इसके लिए आप सबसे ऊपर जाइए, यहाँ पे शेड्यूल डीआई पे क्लिक करिए। अब आप यहाँ देखेंगे कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन, जिस अमाउंट का कंट्रीब्यूशन आपने 31 मार्च के बाद किया है वो अमाउंट आपको यहाँ भरना है। मान लीजिए आपने इसमें से 25,000 का कंट्रीब्यूशन 31 मार्च के बाद करना है तो आप उसको यहाँ भर दीजिए। इससे गवर्नमेंट को ये पता चल जाएगा कि आपने कितना अमाउंट 31 मार्च के बाद कंट्रीब्यूट किया है। आप नीचे स्क्रॉल करिए तो आपने जो भी कंट्रीब्यूशन, आपने जो भी डिडक्शंस आफ्टर 31 मार्च किए हैं उसके आप ये सारे फील्ड्स को चेंज कर दीजिए। जैसे कि मैंने 80C में 25,000 31 मार्च के बाद भरा है और एनपीएस का 50,000 मैंने 31 मार्च से पहले भर दिया था, तो यहाँ पे मैं 0 भरूंगा। अब हम वापस चलते हैं कंप्यूटेशन एंड इनकम टैक्स पे। अब हम नीचे चलते हैं। इस साल गवर्नमेंट ने हेल्थ इंश्योरेंस के लिए अलग शेड्यूल कर दिया है क्योंकि इसमें बहुत सारे सब सेक्शंस होते हैं। तो अब हम हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का शेड्यूल भरते हैं। उसके लिए आप इसी लिंक पे क्लिक कर दीजिए तो आपका शेड्यूल ओपन हो जाएगा। इसमें पहला ऑप्शन है, अगर आप या आपका कोई भी फैमिली मेंबर एक्सक्लूडिंग योर पेरेंट्स अगर सीनियर सिटीजन है तो यहाँ पे येस सेलेक्ट करिए। अगर आप उनका कोई क्लेम नहीं ले रहे हैं तो इसमें नॉट क्लेमिंग फॉर सेल्फ ऑब्लिक फैमिली भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरे केस में मैं सीनियर सिटीजन नहीं हूं इसलिए मैं नो सेलेक्ट कर रहा हूं। अगर आप सीनियर सिटीजन येस सेलेक्ट करेंगे तो आपके ये वाले कॉलम विजिबल हो जाएंगे। मेरे केस में भी ये कॉलम विजिबल है। हेल्थ इंश्योरेंस में मैंने जो पेमेंट करी है मैं वो यहाँ फिल कर दे रहा हूँ। अब सेकंड ऑप्शन है कि अगर आपके पेरेंट सीनियर सिटीजन है और आपने उनके लिए कोई हेल्थ इंश्योरेंस की पेमेंट करी है तो इस ड्रॉप डाउन में से येस सेलेक्ट करिए। अगर आपने कोई पेमेंट करी है तो आप येस सेलेक्ट करके इसमें डिटेल्स भर दीजिए। अगर आप कोई पेमेंट क्लेम नहीं कर रहे हैं तो नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट सेलेक्ट कर दीजिए। अब हम चलते हैं वापस अपनी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स की शीट पे। आप देखेंगे जो आपने वहां पे हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में भरा था वो अपने आप यहाँ पे फिल होके आ गया है। अब आगे के डिडक्शंस पे चलते हैं। इसमें आप देखेंगे तो ये डिडक्शंस बहुत ही कम लोगों के में होते हैं, जैसे कि अगर आपने किसी डिसेबल्ड के लिए कोई पेमेंट करी है या फिर कोई मेडिकल पेमेंट फॉर स्पेसिफिक डिजीज है, आपने कोई रेंट पे किया है जिसमें आपके एम्प्लॉयर ने आपको उसका बेनिफिट ना दिया हो, या फिर आपने कोई कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पॉलिटिकल पार्टी किया है, आपको ये सब डिडक्शंस तब क्लेम करने होते हैं। अगर आपने कोई भी डोनेशन दी है तो आपको 80G का शेड्यूल भरना पड़ेगा। उसके लिए आप प्लीज फिल 80G शेड्यूल पे क्लिक कर दें तो आपका नया टैब खुल जाएगा, शेड्यूल 80G। आपने अगर कोई भी डोनेशन की है तो आपको नेम ऑफ डोनी, एड्रेस, सिटी, टाउन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, पैन ऑफ द डोनी एंड डोनेशन अमाउंट अपने पास रखना होगा और आपको वो सारी डिटेल्स यहाँ भरनी होंगी। ये सारी डिटेल्स मैंडेटरी होती हैं। आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट करते हैं उसके कुछ नॉर्म्स होते हैं। कुछ 100% डिडक्शन देती हैं, कुछ 50% डिडक्शन देती हैं। ये आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन से पूछना पड़ेगा कि वो किस क्राइटेरिया में आते हैं। वो जिस भी क्राइटेरिया में आते हो आप उस क्राइटेरिया में उनकी डिटेल्स भर दीजिए। अब आता है 80 TTA और 80 TTA-B। आपको जो सेविंग बैंक में इंटरेस्ट मिलता है उसमें गवर्नमेंट 10,000 का रिबेट देती है। तो मैंने जो सेविंग बैंक में इंटरेस्ट भरा है उसको मैं यहाँ पे भी भर दूंगा। आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली ये अमाउंट कैलकुलेट हो गया है। ऑनलाइन रिटर्न भरने में सबसे ज्यादा फायदा यही होता है कि सारे कैलकुलेशंस अपने आप हो जाते हैं।
अगर आप सीनियर सिटीजन होंगे तो आपका ये फील्ड डिसेबल्ड आएगा और ये वाली फील्ड आपकी एनेबल होगी, तो आप यहाँ पे वो अमाउंट भर सकते हैं। अब हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन है एग्जम्प्ट इनकम। बहुत सारी ऐसी इनकम होती हैं जो आपकी इनकम टैक्स से एग्जम्प्टेड होती हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम, इंटरेस्ट फ्रॉम पीपीएफ, टैक्स फ्री बॉन्ड इंटरेस्ट, any amount received from the government by way of compensation, डिविडेंड इनकम। अगर इन एग्जम्पशंस के अलावा आपकी कोई और एग्जम्प्ट इनकम है तो आप एनी अदर सेलेक्ट करके उसमें आप उसका डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। मेरा टैक्स फ्री बॉन्ड से इंटरेस्ट है, इसलिए मैंने ये भरा है। इस इनकम से आपकी टोटल इनकम पे कोई भी चेंज नहीं आता है, पर ये इनकम भरना बहुत जरूरी होता है। अब आप देखेंगे आपकी टोटल पेएबल इनकम आ गई है, उस पे आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लग गया है और आपका टोटल टैक्स पेएबल हो गया है। अब हम नेक्स्ट टैब पे चलते हैं, आगे आपको टैक्स डिटेल समझाएंगे। अब हमारा टैब है टैक्स डिटेल्स। अगर आपके एम्प्लॉयर ने कोई भी टीडीएस काटा होगा तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल होके आ जाएगा। नीचे स्क्रॉल करते हैं। आपके फिक्स डिपॉजिट पे जो भी टीडीएस कटा होगा वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल होके आ जाएगा। आप उसको एक बार रीवेरीफाई कर लीजिए, जो आपको बैंक से स्टेटमेंट मिला होगा। अगर कोई मिसिंग है तो आप ऐड पे क्लिक करके वो एंट्री को ऐड कर सकते हैं। अब हम नीचे चलते हैं। आपने अगर कोई भी एडवांस टैक्स पेमेंट करी है तो वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। अगर आपको नहीं दिख रहे हैं तो आप ऐड पे क्लिक करके आप बीएसआर कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट, सीरियल नंबर ऑफ चालान और आपने कितना अमाउंट पे किया है वो आप यहाँ पे भर दीजिए। अब आप इसको एक बार सेव ड्राफ्ट कर दीजिए। अब हम नेक्स्ट टैब पे चलते हैं। अब हम आते हैं टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन टैब पे। आप देख सकते हैं कि आपने जो एडवांस टैक्स भरा है और जो टीडीएस आपका डिडक्ट हुआ है वो आपका यहाँ टोटल दिख रहा है। मेरे केस में टैक्स डिपॉजिटेड ज़्यादा है और टैक्स अमाउंट कम बनता है, इसलिए अमाउंट पेएबल 0 है। अगर आपका कोई भी अमाउंट पेएबल होगा तो यहाँ पे ई पे टैक्स का बटन आएगा, आप उस पर क्लिक करके अपना टैक्स पे कर सकते हैं और उसके बाद आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। आप ई पे टैक्स करने के बाद ही आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं, उसके बिना आपका रिटर्न नहीं फाइल हो सकता। अब हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पे आप अपने सारे बैंक अकाउंट डिटेल्स मेंशन करिए। जितने भी बैंक अकाउंट्स आपके जिस भी बैंक में है आपको सब ऐड करने होंगे और आपको जिसमें रिफंड चाहिए आप उस वाले पे टिक लगा सकते हैं। अगर आपका कोई अकाउंट बंद हो गया है तो आप उसको सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं और अगर आपका कोई और अकाउंट ऐड हुआ है तो आप ऐड पे क्लिक करके उसकी डिटेल्स यहाँ भर सकते हैं। इसके बाद आता है वेरिफिकेशन। यहाँ पे आप अपने लिए अगर भर रहे हैं, इस ड्रॉप डाउन में जाके आप सेल सेलेक्ट कर लीजिए और अपना लोकेशन भर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है प्लीज सेलेक्ट योर वेरिफिकेशन। यहाँ पे 3 वेरिफिकेशन ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है जिसमें आप अभी तुरंत वेरीफाई कर सकते हैं अपना आधार नंबर से, बैंक अकाउंट से, डीमैट अकाउंट से या फिर डिजिटल सिग्नेचर से। दूसरा ऑप्शन है कि आप अभी अपना रिटर्न फिल कर दीजिए और 120 डेज के अंदर आप इसको वेरीफाई कर लीजिए। इसका ये मतलब नहीं है कि आप बाद में ई वेरीफाई नहीं कर सकते, अभी ई वेरीफाई करना भी बता देंगे। थर्ड ऑप्शन है कि आप अपने ITR 5 का प्रिंट आउट निकाल के स्पीड पोस्ट या नॉर्मल पोस्ट के थ्रू आप इनकम टैक्स के रजिस्टर्ड एड्रेस पे आप अपना ITR 5 भेज सकते हैं। अभी के लिए हम आई वुड लाइक टू ई वेरीफाई लेटर सेलेक्ट कर रहे हैं। अब आप प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करें। एक पॉपअप ओपन होगा, उसमें आप ओके पे क्लिक करें। अब आप देखेंगे कि आपका एक नया पेज ओपन हुआ है, उसमें आपकी सारी डिटेल्स भर के आएंगी। इसको अच्छे से चेक कर लें क्योंकि यही डिटेल्स फाइनल सबमिट होंगी। आप रिटर्न फाइल करते समय अपना फॉर्म 26 से एंट्रीज मैच करा लीजिएगा। अगर कहीं मिसमैच होता है तो आपको इनकम टैक्स की नोटिस आ सकती है। आप देख सकते हैं मैंने सारी डिटेल्स भर दी थी। सारी डिटेल्स चेक करने के बाद आप सबमिट करें, क्योंकि एक बार आपने सबमिट कर दिया तो वो रोल बैक नहीं हो सकता। अगर आपको रिटर्न में कोई चेंजेस करने हैं तो आप एडिट बटन पे क्लिक करके चेंजेस कर सकते हैं। इसके बाद आपको रिटर्न अपना ई वेरीफाई करना होगा। रिटर्न भरने के बाद उसे ई वेरीफाई करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप ई वेरीफाई नहीं करते हैं तो आपका रिटर्न नल एंड वॉइड माना जाएगा।
अब हम आपको बताते हैं कि ई वेरीफाई कैसे करना है। ई वेरीफाई करने के लिए आप माय अकाउंट पे जाएं, उसके बाद ई वेरीफाई रिटर्न पे क्लिक करें। अभी मेरे रिटर्न में ई वेरिफिकेशन पेंडिंग नहीं है, इसलिए यहाँ पे नो रिटर्न्स पेंडिंग आ रहा है। जब आप अपना रिटर्न भर देंगे तो यहाँ पे ई वेरीफाई का बटन आ जाएगा, उस बटन पे क्लिक करिए, आपको अपना फॉर्म दिखाई देगा। उस फॉर्म में आप आधार नंबर डाल के सबमिट कर दीजिए, आपको ओटीपी डालने का ऑप्शन आएगा, ओटीपी भर के आप कंफर्म कर देंगे तो आपका ई वेरिफिकेशन प्रोसेस सक्सेस हो जाएगा। अगर आप ई वेरिफिकेशन नहीं करना चाहते हैं तो आपके ईमेल पे इसका एक्नॉलेजमेंट आया होगा, उसकी हार्ड कॉपी निकाल के आप उसको इनकम टैक्स के ऑफिशियल एड्रेस पे कोरियर भी कर सकते हैं। आपका रिटर्न भरने का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करें, मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।